हाँ जी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का नेक्स्ट लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मीनिंग ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बताया था। सेकेंडली उसके फॉर्म्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बताया था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बताया था, और साथ ही इक्विटी शेयर होल्डर्स के रिगार्डिंग 4 एंट्रीज बताई थी कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में इक्विटी शेयर होल्डर्स के रिगार्डिंग क्या क्या एंट्री पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं रिगार्डिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इसमें क्या क्या होगा? फर्स्ट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बी कन्वर्टेड इनटू न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जैसे इक्विटी का किया था, सर्टन पोर्शन पेड इन कैश, सर्टन पोर्शन converted into equity shares, balance sacrifice by preference share holders। मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव एंट्री लिख दी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हमने न्यू प्रेफरेंस शेयर्स दे दिए, सर्टन पोर्शन कैश में भी दिया हो सकता है, जरूरी नहीं, अगर क्वेश्चन में है सर्टन पोर्शंस उनको न्यू इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, और बाकी उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया। क्या एंट्री करेंगे? मैं वैसे ही एग्जांपल के लिए ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। फॉर एग्जांपल ये ओल्ड वाली है, अकाउंट डेबिटेड, सपोजिंग 1 लाख। 2, सपोज हमने इनको 9% इनका रेट ऑफ डिविडेंड इंक्रीज कर दिया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट सपोज 20,000, कुछ इनको कैश दे दिया, कैश अकाउंट सपोज 10,000, कुछ इनको इक्विटी शेयर्स दे दिए सपोज 40,000, बाकी इन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया। टू, जो सैक्रिफाइस करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल रिडक्शन। यहां सैक्रिफाइस वाली अमाउंट आ जाती है 60-70, बैलेंसिंग अमाउंट 30,000। इन्होंने कंपनी को सैक्रिफाइस कर दिया। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कोई ना कोई रेट दिया होगा। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू 9%, ये मैंने एग्जांपल रखी है, 8.5 भी हो सकता है, सेम रेट भी रह सकता है। शेयर कैपिटल कैश दे दिया, सर्टन पोर्शन इक्विटी का दे दिया, बाकी उन्होंने कंपनी की तरफ सैक्रिफाइस कर दिया। ये हो गई सेटलमेंट। इसे भी हम बोलते हैं सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट। तो प्रेफरेंस की सेटलमेंट भी हो गई, इक्विटी शेयर होल्डर्स की सेटलमेंट भी हो गई। अब देखें और क्या हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री एक, जो हर क्वेश्चन में यूज होगी ही होगी। सेकंड, आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड sacrificed by preference share holders। सपोज हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 10,000 का कोई आउटस्टैंडिंग डिविडेंड देना था, पुराने सालों का 10,000 आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड देना था, और उन्होंने कह दिया कि हम ये कंपनी की तरफ वेव ऑफ कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। यहां नो एंट्री।
अब इसका रीजन मैं बताऊंगा कि ये भी तो सेक्रीफाइस है, इसको भी तो सीआर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाना चाहिए था, इसको क्यों नहीं हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर किया? इसका रीजन है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की जो कैपिटल है अगर वो सेक्रीफाइस करते हैं तो वो कैपिटल रिडक्शन में जाता है, लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अपना आउटस्टैंडिंग डिविडेंड सेक्रीफाइस करते हैं उसकी हम एंट्री नहीं करते। उसका रीजन ये है कि आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड देना कंपनी के ऊपर तब कंपलसरी है जब तब देना होता है इन केस कंपनी के पास प्रॉफिट्स हो। कंपनी तो ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड लॉसेस लेके बैठी हुई है, ऑलरेडी कंपनी के पास फिक्टिशियस एसेट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, तो प्रेफरेंस डिविडेंड देना कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है। रीजन बीइंग कंपनी इज रनिंग इनटू द लॉसेस। सो अगर कंपनी सिंपल ये कह सकती है कि dividend will be distributed only in the case when there are profits. We do not have the profits, so there is no liability to pay the outstanding preference dividend. So अगर कंपनी की कोई लाइबिलिटी ही नहीं तो सेक्रीफाइस अगर कोई करता भी है तो कंपनी उस पैसे को सीआर में ट्रांसफर नहीं करती, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करती। तो रीजन पता लग गया क्यों हमने आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड सेक्रीफाइस करने पर एंट्री नहीं की। रीजन बीइंग आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड देना तब कंपनी की स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है इफ देयर इज अ सफिशिएंट एडिक्वेट प्रॉफिट्स। In case company is running into the loss, there is no requirement of paying outstanding preference dividend. So there is no question arises for transferring the outstanding preference dividend to capital reduction account. So there will be no entry. But एक condition है. But if company pay dividend in form of equity share capital for certain portion, लेकिन अगर कंपनी आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड की जगह इन ल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड सर्टेन इक्विटी शेयर इशू करती है, ओनली दैट पार्ट for which equity shares are issued will be subject to journal entry. उसकी हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। सपोज 10,000 आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड था, सारा ही वेव ऑफ कर दिया, नो एंट्री। आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड 10,000 था, उसकी जगह 2,000 के इक्विटी शेयर इशू कर दे तो सिर्फ 2,000 की एंट्री करेंगे, रेस्ट जो 8,000 वेव ऑफ कर दिया उसकी एंट्री नहीं करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, मैं ऊपर कर रहा हूं, यहां कर रहा हूं, आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड account debited to equity share capital A B। ध्यान रखना यहां दो एंट्रियां होती हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। हम कैपिटल रिडक्शन को पहली बार यूज कर रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं यूज किया था, क्योंकि आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड बैलेंस शीट के अंदर नहीं होता, एडिशनल इंफॉर्मेशन में होता है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हमारा यूज होता है, याद रखना है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड। कितनी अमाउंट की एंट्री होगी, ओनली फॉर अमाउंट विच इज पेड इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर। जितना वेव ऑफ कर दिया उसकी कोई एंट्री नहीं, जितना इक्विटी शेयर 2,000 की इक्विटी शेयर दी है तो आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिटेड 2,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,000, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड 2,000। सो प्रेफरेंस के रिगार्डिंग सिर्फ दो ही केस हैं,
एक उनकी कैपिटल कन्वर्ट करना और एक उनका डिविडेंड। डिविडेंड वेव ऑफ की कोई एंट्री नहीं, लेकिन अगर उसके लिeu में हम इक्विटी शेयर देते हैं तो उतने की हमें 2 एंट्रियां पास करनी पड़ती है। यहां पहली बार कैपिटल रिडक्शन को डेबिट भी करना है, क्योंकि नए इक्विटी शेयर्स हम सीआर में से इशू करेंगे। पुराने शेयर नहीं दिए, ये नए शेयर दिए हैं। अब करते हैं हम पेमेंट्स रिगार्डिंग डिबेंचर होल्डर्स। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट किया है, सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स बी कन्वर्टेड इनटू सर्टेन न्यू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स, सर्टेन पोर्शन पेड इन कैश, certain in form of equity share capital and balance sacrificed। ये फुल सेटिस्फेक्शन हो रही है, फुल सेटलमेंट हो रही है। लो एग्जांपल ले रहा हूं, 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, सपोज 1 लाख, टू सपोजिंग 9% डिबेंचर्स, सपोज 20,000 के, टू सर्टन पोर्शन कैश दे दिया, सपोज 10,000 का, सर्टन पोर्शन इक्विटी शेयर कैपिटल दे दी 40,000 की, बाकी इन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 30,000। सो जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर सेक्रीफाइस करते हैं, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर सेक्रीफाइस करते हैं, वैसे डिबेंचर होल्डर्स ने भी सर्टन अमाउंट सेक्रीफाइस कर दी। क्लियर? सेकेंड एंट्री डिबेंचर होल्डर्स की, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेड इन कैश, सर्टन पोर्शन sacrificed। यहां हम आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट अगर सेक्रीफाइस होता है उसकी एंट्री करते हैं, क्योंकि आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है इवन इन केस ऑफ अ लॉस। तो हम एंट्री करेंगे आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड, सपोज सर्टन पोर्शन हमने सपोजिंग 10,000 की पेमेंट करनी थी, हमने 2,000 कैश दे दिया, बाकी जो सेक्रीफाइस किया उसकी एंट्री करनी है। दोनों में डिफरेंस है, आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड की एंट्री नहीं करनी होती अगर वेव ऑफ होता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट वेव ऑफ होता है उसकी एंट्री करनी है, बिकॉज दिस इज अ स्टैट्यूटरी लायबिलिटी टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 8,000। ये सेक्रीफाइस है। सो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट टू कैश टू कैपिटल रिडक्शन। कई बार हम, ये एक तरह की बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, कई बार हम डिबेंचर होल्डर्स को सपोजिंग 1 लाख देना था और हमने उनको एक फिक्स एसेट दे दिया जिसकी बुक वैल्यू है 70,000, उसको हमने 80,000 में दे दिया इन द फुल सेटलमेंट। डिबेंचर होल्डर्स आर पेड in form of
some asset at a value more or less than book value of asset in full settlement of their claim. For example, हमने डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट जो करनी थी, डिबेंचर्स अकाउंट, हमने जो पेमेंट करनी थी डिबेंचर्स को वो 1 लाख की करनी थी। मेरे पास जो फिक्स एसेट पड़ा था वो 70,000 का पड़ा था। हमने ये फिक्स एसेट डिबेंचर होल्डर्स को दे दिया इन 80,000 इन फुल सेटलमेंट, और कुछ नहीं दिया। 70,000 वाला एसेट अगर 70 में देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर 70 वाला 80 में दिया, मतलब हमने उसको ज्यादा वैल्यू में दिया, मोर देन, मोर और लेस, कम में भी दे सकते थे, 60 में भी दे सकते थे। तो पहले आपको यहां 2 एंट्रियां करनी है। पहले आपको फिक्स एसेट की रीवैल्यूएशन करनी पड़ेगी, तो यहां पहले रीवैल्यूएशन करनी पड़ेगी। उसकी एंट्री क्या होगी? फिक्स एसेट बढ़ गया तो जो भी फिक्स एसेट का नाम है, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 10,000 प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन हो गया। अगर लॉस होता तो रिवर्स कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स एसेट। अगर लॉस होता, 70 वाला 60 में देते तो 10,000 का लॉस का एंट्री करते। अब आपने करनी है इसके बाद, अब डिबेंचर होल्डर्स को सपोज 1 लाख देना था, बी एंट्री सपोज 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड 1 लाख टू फिक्स एसेट। अब आप इसे 80 में देंगे, फुल सेटलमेंट है तो कैपिटल रिडक्शन 20,000। एक नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, if debentures are partly settled, सपोज फुल सेटलमेंट ना होते, सिर्फ 50% डिबेंचर्स की सेटलमेंट होती या 80% डिबेंचर्स की सेटलमेंट होती, तो सिर्फ आपने 80% डिबेंचर होल्डर्स की ही एंट्री करनी है। बाकी 20,000 सेक्रीफाइस नहीं किया, वो बैलेंस शीट में ही पड़े रहेंगे। If debentures are partly settled, only so much of the debentures as are settled will be subject to journal entry, और जो पार्ट अनसेटल्ड है एंड पार्ट नॉट सेटल्ड येट विल अपीयर ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। सो अगर इस केस में सपोज 90% की सेटलमेंट होती तो यहां 8% डिवेंचर 90,000 टू फिक्स एसेट 80,000 टू कैपिटल रिडक्शन 10,000, जो बाकी के 10 रह गए वो बैलेंस शीट में पड़े रहेंगे, उनकी अभी सेटलमेंट कंपनी ने सोची नहीं। लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री आई थिंक 4th एंट्री है।
कंपनी क्रिएट्स फ्लोटिंग चार्ज फॉर सर्टन अमाउंट। कई बार ये लिखा होता है कंपनी क्रिएट अ फ्लोटिंग चार्ज फॉर एन अमाउंट ऑफ फॉर एग्जांपल 50,000। इसका मतलब है इशू ऑफ न्यू डिवेंचर्स। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब है कंपनी ने नए डिवेंचर इशू कर दिए, तो नए डिवेंचर की एंट्री करनी है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर्स, जो भी नाम है 8% है तो 8%, फॉर एग्जांपल 50,000। प्रीमियम पर है तो एसपीआर को क्रेडिट कर देंगे, डिस्काउंट पर है तो डिस्काउंट डेबिट कर देंगे। फ्लोटिंग चार्ज मींस creating the floating charge means issue of new debentures. Now regarding creditors, क्रेडिटर्स की सेटलमेंट भी होती है, लेकिन हम क्रेडिटर्स में ऐसे एंट्री नहीं करते क्रेडिटर्स टू सीआर। जितना सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस बाय क्रेडिटर्स, एक ही एंट्री है। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन, सिर्फ एक ही एंट्री नॉर्मली यूज होती है क्रेडिटर्स में। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के कोई एक्सपेंसेस है क्वेश्चन में गिवन है, वो आपने पे करने हैं, दो एंट्री होंगी। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। सेकेंड, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंसेस। मैंने कहा है जो भी लायबिलिटी एडिशनल इंफॉर्मेशन में होगी, बैलेंस शीट में नहीं होगी, वहां कैपिटल रिडक्शन आपको यूज करना पड़ेगा। तो कैपिटल रिडक्शन अभी तक दो बार यूज हुआ है, एक जब आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड के लिeu में इक्विटी शेयर इशू किए थे, और एक जब एक्सपेंसेस पे किए हैं। नेक्स्ट, revaluation of fixed assets। अगर प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन हुआ, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। और अगर लॉस हो गया, सिर्फ प्रॉफिट वाला पार्ट प्रॉफिट, और अगर लॉस हो गया तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स एसेट। तो प्रॉफिट में सीआर क्रेडिट हो जाएगा, लॉस में सीआर डेबिट हो जाएगा। तीन बार हमने सीआर को यूज कर लिया, एक आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड की जगह जो इक्विटी शेयर इशू किए थे, एक एक्सपेंसेस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और एक लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। नाउ लास्ट में आपने एंट्री करनी है रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ करेंगे। अब हम इस सीआर को यूज करेंगे, जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड, जितना भी टोटल बैलेंस है सीआर का, टू क्या क्या राइट ऑफ करेंगे,
एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जिसको हम सरप्लस का डेबिट बैलेंस बोलते हैं, सारे फिक्टिशियस एसेट्स जैसे प्रीलिमिनरी वगैरह, अदर एसेट्स एज स्पेसिफाइड, जो पैसा बच जाएगा अगर बचता है तो वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। बैलेंसिंग फिगर, अगर हमारा कैपिटल रिडक्शन पूरा यूज नहीं होता तो हम बैलेंस कैपिटल रिडक्शन को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। सो कैपिटल रीऑर्गेनाइजेशन या रिडक्शन अकाउंट लास्ट में इकट्ठा करके उससे जो जो राइट ऑफ करना है क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया होगा वो आपने अपने आप राइट ऑफ कर देना है। जो बच जाएगा तो कैपिटल रिजर्व यूज कर ले, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर इसके साथ वो कह रहा है कोई और रिजर्व भी यूज करो, जनरल रिजर्व अपने आप नहीं करना, और एसपीआर एक्सेट्रा इफ स्पेसिफाइड टू यूज, तो ये भी यूज कर लेना, नहीं तो सिर्फ कैपिटल रिडक्शन ही यूज करना है। और अगर हमारे पास कैपिटल रिडक्शन कम रह गया तो जहां तक राइट ऑफ कर सकते हो वहीं तक राइट ऑफ कर देना, बाकी छोड़ देना, वो बैलेंस शीट में पड़े रहेंगे। सो ये हमारा सारा स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके 1-2 क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।